ऑर्गेनिक की मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू की है, पहले याद मुझे करवा दिया करें। एक दो कह रहे थे यार सीधा रख के रिकॉर्ड करना है, अपलोड करने में मसला होता है, अब मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, चलिए सीधा हो गया है भाई। हम ऑर्गेनिक के रिमेनिंग कुछ टॉप चैप्टर हमारे बाकी हैं, उसमें से आज मैं रिजल्ट रैंडम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो कि एमसीक्यूज का हिस्सा बनती हैं, बन सकती हैं और पता मस्ट होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको आइडो फॉर्म टेस्ट का पता होना चाहिए। व्हाट इज आइडो फॉर्म टेस्ट? आइडो फॉर्म टेस्ट का रीजेंट क्या है, आइडो फॉर्म हम किसे कहते हैं, कौन से कंपाउंड का हो सकता है। सबसे पहली बात, आइडो फॉर्म है CH3। किसे कहते हैं? CH3 इज आइडो फॉर्म। अगर CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और अगर CHBr3 हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, CHF3 हो जाए तो फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। CHX3 जनरली इसे कहा जाता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, अब एक्स की जगह आई लगा दें तो आइडोफॉर्म। इन सब में से जो आइडोफॉर्म है ना, ये सॉलिड है। CHI3 इज येलो सॉलिड, येलो कलर का एक सॉलिड है, ठीक है। फ्लफी सॉलिड होता है, फ्लफी सॉलिड समझते हैं? हाँ जी भाई, फ्लफी सॉलिड जैसे कॉटन है, कॉटन, ठीक है, जो कि लाइट वेट लेस डेंस है, ठीक है, इस टाइप का सॉलिड होता है आइडोफॉर्म। CHI3 मेल्टिंग पॉइंट 121, चूंकि पंजाब बोर्ड की बुक में दिया हुआ इसलिए आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 121 डिग्री सेल्सियस। अब ये आइडोफॉर्म किस काम आता है? ये येलो सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक कलर है इसका, इन तीनों में से, ठीक है। काम के साथ है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले आइडोफॉर्म क्या है, हेलोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म अगर आ जाए कि व्हाट इज ब्रोमोफॉर्म, फार्मूला ऑफ ब्रोमोफॉर्म CHBr3, आइडोफॉर्म CHI3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। आइडोफॉर्म इज अ येलो सॉलिड, किस कलर का होता है, येलो सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 121। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होगा, आइडोफॉर्म बनेगा। हम टेस्ट के तौर पे हर वो रिएक्शन यूज करेंगे विच गिव फिजिकल ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमें फिजिकली नजर आए कि भाई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब जहां पे भी आइडोफॉर्म बनेगा तो हमें येलो सॉलिड मिलेगा फ्लास्क में, तो हमें पता चलेगा हाँ भाई रिएक्शन हुआ है। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होगा? हर उस अल्कोहल का, सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे क्योंकि ये सिर्फ अल्कोहल का रिएक्शन नहीं है। हर उस अल्कोहल का जिसमें कार्बन जिसके साथ OH अटैच है उसके साथ मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, इस कार्बन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप है तो इट रिएक्ट विद आयोडीन, और आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली की मौजूदगी में होगा। और वो अल्कली क्या होगी, NaOH इस्तेमाल करते हैं या सोडियम कार्बोनेट एज अ बेस यूज करते हैं नॉर्मली। NaOH या Na2CO3 की मौजूदगी में आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा और ये जो CH3 ग्रुप है ये बनाएगा CHI3 प्लस, ये जो बाकी पार्ट होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, सी, ये हो जाएगा HCOOH, लेकिन यहां पे हो जाएगा NaOH मौजूद है, इसका सोडियम सॉल्ट प्लस सोडियम आयोडाइड Na, ये साइड प्रोडक्ट होते हैं इस रिएक्शन के। मेन प्रोडक्ट ये है आइडोफॉर्म येलो सॉलिड। अब रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश
अल्कोहल्स, मेनली मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल फ्रॉम अदर अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन होगा, मिथाइल का नहीं होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन पे अटैच है उसके साथ कोई CH3 नहीं है, नो आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, कोई येलो सॉलिड नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। CH3 CH2OH, ये CH2 है, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, आइडोफॉर्म बनाएगा, येलो सॉलिड बनेगा। ठीक है, हाँ जी, 2 प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट और नॉट? भाई अगर 4 ऑप्शन आ जाएं उसमें इथाइल अल्कोहल ना हो, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, विच वन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? क्या चूज करेंगे? ये ए ऑप्शन। म्यूट तो नहीं है आप सारे लोग फिर आज? भाई अलाउ टू अनम्यूट, अनम्यूट करना तो अलाउ है आपको, बोल क्यों नहीं रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी या खुद ही लगा हुआ मैं? भाई CH3OH बी हो गया, सी मैं कहता हूं पेंटाइल अल्कोहल है, C5H11OH, और डी मेरे पास हेक्साइल अल्कोहल है। तो कौन सी आइडोफॉर्म टेस्ट देगी? ए विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ CH3 मौजूद है, आइडोफॉर्म टेस्ट होगा इसका। OH CH3 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 होना चाहिए। इसके अलावा भाई, इसके अलावा अल्कोहल के अलावा ये टेस्ट किसका होगा? हम एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर अल्कोहल्स, अदर अल्कोहल क्या नाम, अदर एल्डिहाइड्स एंड अदर कंपाउंड्स। लेकिन कैसा एल्डिहाइड? जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ यहां मिथाइल ग्रुप हो, उस एल्डिहाइड को। और ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगा हुआ है। इसके अलावा दुनिया में कोई एल्डिहाइड मौजूद नहीं है जिसमें मिथाइल ग्रुप हो। तो ओनली एसिटाल्डिहाइड के वाइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड में किसका होगा? ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ एसिटाल्डिहाइड का होगा और किसी एल्डिहाइड का नहीं हो सकता। तीसरा ये रिएक्शन किसका होगा? कीटोन्स का। किनका रिएक्शन होगा? कीटोन्स का। लेकिन एक ऐसा कीटोन जिसमें एटलीस्ट एक CH3 हो। एक तरफ चाहे कोई भी कार्बन की चेन हो, यहां भी CH3 आ जाए, यहां भी CH3 आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर कोई भी कार्बन की चेन है तो दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच CH3 होना चाहिए, और ऐसे कीटोन को कहते हैं मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोडक्ट वही होंगे, CHI3 बनेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, प्लस सोडियम आयोडाइड वगैरह साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए तीनों में कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अल्कोहल, अल्कोहल का हो सकता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्यों नहीं होगा?
जी बच्चों कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हमने कहा हम आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन्स में, एसिटाल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड्स में, एथानॉल और अदर अल्कोहल्स, या ऐसी अल्कोहल जिसमें कार्बन सर आपकी वॉइस कर रही है। क्या चीज जी, ऐसी अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन के आवाज साथ, कट रही है जी आपकी। बेटा ये आपके नेट का मसला होगा, अगर आवाज कट रही है तो वो आपके नेट स्लो की वजह से कटेगी, ठीक है। यहाँ तो सिग्नल फुल है, पता नहीं ध्यान में रुक जाती है, फिर शुरू हो जाए आवाज। अच्छा चलें, बात हुई कि ऐसी अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ CH3 हो। तो एक तो ये टेस्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ एल्डिहाइड या कीटोन की एक छोटा सा रिएक्शन या बात जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या है भाई, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन लेंगे, सबसे पहले O नेगेटिव, पॉजिटिव हमें पता है अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की फेवर में तोड़ता है, ये हो जाता है O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सॉरी यहाँ ये नहीं बचेगा, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव लेता है, चेंज हो जाता है OH में। ये जनरल रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन का, इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दो मैकेनिज्म हैं, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कैटालिस्ट एसिड भी हो सकता है, कैटालिस्ट बेस भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ जो MCQ पॉसिबल है भाई, इन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन द रोल ऑफ एसिड इज, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड, व्हाट एसिड डू, एसिड क्या करता है, हाउ एसिड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हमें ये बात मस्ट पता होनी चाहिए, जब हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, एसिड गिव H पॉजिटिव आइन, एसिड देता है H पॉजिटिव आइन, ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर H पॉजिटिव लेगा, बनाएगा क्या COH, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर दिया हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को, इसमें चेंज हो गया। इसकी बनेगी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की फेवर में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C कार्बन कार्बन OH में, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। यहां पे कार्बन पे क्या चार्ज है स्टार्ट में, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, ये था एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन फुली पॉजिटिवली चार्ज है, ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक। तो एसिड ने क्या किया, एसिड कन्वर्ट वीक इलेक्ट्रोफाइल इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट किया, देयरफॉर स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकम फास्ट, रिएक्शन कैटालाइज्ड होगा, फास्ट हो जाएगा, बिकॉज इसने कन्वर्ट कर दिया एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग में। तो यहाँ सबसे अहम बात इस मैकेनिज्म में ये है जो कि MCQs में आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द रोल ऑफ H positive ion in acid catalyzed nucleophilic addition, why acid catalyzed nucleophilic addition is faster than without catalyzed uncatalyzed reaction,
ठीक है, क्यों फास्ट हो जाएगी? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, एसिड इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एसिड एड अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या जो भी ऑप्शन है भाई ये, बट एसिड इनहांस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। असल में यह क्या करता है, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को वीक इलेक्ट्रोफाइल से स्ट्रॉन्ग में चेंज कर देता है। तो ये आपको पता हो एसिड कैटालाइज्ड में। भाई रैंडम बातें चल रही हैं थोड़ी सी, मतलब कि बीच में से उठा के मैंने रिएक्शन बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक की जो मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब ऑर्गेनिक की बहुत सी बाकी हैं, और मैं बीच में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपसे आज पहले दिन डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, पूरा चैप्टर होगा। मेरी कोशिश है कि इस फ्राइडे सैटरडे तक जो है वो सब ख़त्म हो जाए, मेरी ये कोशिश करूंगा अगले 4-5 दिन में। लेकिन उसमें से वो चीज़ जो कि बहुत अहम और फौरी हर एक को पता होनी चाहिए वो मैं पहले बता रहा हूँ। भाई बेस कैटालाइज में क्या होता है, हाउ बेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा हो, एल्डिहाइड कीटोन का हो रहा हो, तो बेस कैसे रिएक्शन को फास्ट करती है? जब रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड होगा तो बेस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता। बेस क्या करती है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका हाइड्रोजन रिमूव करती है। बेस का काम है टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन निकाल लिया, बना लिया वाटर, प्लस जब ये H पॉजिटिव निकाला तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। एक वीक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज होगा। मसलन अगर HCN है, HCN इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक, ये कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करे। इसके पास कार्बन बॉन्ड बनाता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बन के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो इट कन्वर्ट इट इनटू न्यूक्लियोफाइल, ये काम भी बेस करती है। यहाँ पे बेस क्या करेगी, इसका हाइड्रोजन रिमूव करेगी, HOH हो जाएगा वाटर, प्लस बचेगा क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये हो गया CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इट जनरेट न्यूक्लियोफाइल, इसने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया। ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। इसे मालूम है ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, O नेगेटिव और CN यहाँ अटैच हो गया। समझ आइए बात, कि अगर तो बेस कैटालाइज का पूछा जाए कि बेस कैसे इन्हांस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन या कैसे कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, तो बेस कैटालाइज द रिएक्शन बाय कन्वर्टिंग वीक न्यूक्लियोफाइल इनटू स्ट्रॉन्ग, और इट जनरेट न्यूक्लियोफाइल इफ इट इज नॉट। हाइड्रोजन निकाल के न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, और ये केस सिर्फ HCN का है हमारे पास। जनरली एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर कोई होगा तो ये उसका प्रोटॉन अगर उसके पास है एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगा, जबकि एसिड इनहांस या इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एसिड इसके अपोजिट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है, ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी कार्बोनाइल कंपाउंड के चैप्टर में से बहुत अहम रीजेंट्स की कुछ। भाई इनके एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज में कुछ रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। किसके रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। सबसे पहले तो हमें अमोनिया डेरिवेटिव चंद एक पता होने चाहिए, ठीक है। ये है अमोनिया, डेरिवेटिव क्या होगा, अमोनिया से ड्राइव्ड अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएं। मैंने अमोनिया का हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर दिया विद OH। इस डेरिवेटिव का नाम मुझे पता होना चाहिए, इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन है।
when one of the hydrogen of ammonia is replaced by hydroxyl group, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर मैंने वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया NH2 से, इसे कहेंगे हाइड्राजीन। भाई फिर आप खामोश हो गए हैं सब लोग, बोल सकते हैं ना? आवाज यस आ सर। रही है? क्योंकि मुझे लगता है मेरी आवाज जानी बंद हो गई। अगर इस हाइड्राजीन के हाइड्रोजन की जगह फिनाइल लगा दिया तो इसको नाम दे लेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। आपको नाम पता होने चाहिए इसके। क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन। और इस फिनाइल हाइड्राजीन के ऊपर दो नाइट्रो लगाते हैं, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, और इनकी पोजीशन देखें तो ये कार्बन 1 2 3 4, ये हो गया 2,4 डाई नाइट्रो। बाकी क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन ही है। इसको मुख्तसरन कहेंगे 2,4 DNPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसके साथ लगा दिया C+O NH2 तो ये भी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या नाम दूं? यूरिया। और अगर हाइड्राजीन के साथ लगा दिया C+O NH2, सेमी कार्बाजाइड। और अगर यूरिया में कार्बन की जगह कर दिया सल्फर, क्या नाम दे भाई? इसे कहते हैं थायो यूरिया। क्या कहते हैं? थायो। सल्फर के लिए थाया, इसे कहते हैं थायो यूरिया। अब सेमी कार्बाजाइड में कार्बन की जगह सल्फर लगा दूं तो थायो सेमी कार्बाजाइड हो जाता है। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, मैं यहाँ जनरल ये दो बॉन्ड डाल देता हूं। इसका मतलब है ये एल्डिहाइड हो चाहे ये कीटोन हो, यहाँ चाहे कार्बन लगाएं चाहे एक हाइड्रोजन एक कार्बन लगाएं, आपकी जो मर्जी, दोनों हाइड्रोजन लगाएं। जब भी रिएक्शन होगा विद अमोनिया डेरिवेटिव, यहाँ कोई भी ग्रुप है इनमें से, इतना हिस्सा सेम, इसके अलावा कोई भी, ये इस सब को मैंने जी कह दिया। ठीक है, जो इस तरफ राइट साइड पे मौजूद हैं। तो हमेशा जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? इस एल्डिहाइड या कीटोन को एज इट इज, डबल बॉन्ड को भी एज इट इज, ऑक्सीजन नहीं लगाना, ऑक्सीजन के बजाय ये वाला नाइट्रोजन जोड़ देना है। ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन खा जाने और साथ जी लगा हुआ होगा, ये प्रोडक्ट होगा, हमेशा याद रख लें। और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट वाटर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे अगर इस G की जगह आ गया OH तो बनने वाली प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नाम है, क्या कहते हैं? अगर ये हो गई प्रोडक्ट, इसका नाम ऑक्साइम। ये याद रखना है बड़े पक्के से। क्या नाम होता है? ऑक्साइम। और अगर इधर आ गया NH और आगे वट एवर जो भी अटैच है, ये चाहे हाइड्राजीन हो, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, चाहे फिनाइल हो, चाहे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हो, प्रोडक्ट का नाम होता है हाइड्राजोन। जैसे कीटोन होता है, असल में हाइड्रा एजोन है, नाइट्रोजन को ऐजा कहते हैं, तो हाइड्रा एजोन, लेकिन उसको मुख्तसर करके हाइड्रा एजोन को हाइड्राजोन इकट्ठा कर दिया, और फिर हम इसको हाइड्रा एजोन अलहदा नहीं पढ़ते, इसे हाइड्राजोन पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। असल में जैसे कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O N इज हाइड्रा एजोन।
ठीक है, तो हाइड्राजोन कहेंगे इसको। तो ये हाइड्राजोन बनाएगा। अब ये हाइड्राजोन अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन होगा, भाई ये प्रोडक्ट तो आपको समझ आ गए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ये 2,4 DNPH हुआ, अगर ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन हुआ, तो प्रोडक्ट बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इस प्रोडक्ट को भी 2,4 DNPH ही कहते हैं मुख्तसरन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। अगर अकेला है NH2 तो हाइड्राजीन हो जाता है रिएक्टेंट जो था, और प्रोडक्ट बन जाए तो ये H का मतलब हाइड्राजोन हो जाता है, बाकी सारा नाम सेम रहता है। ठीक है, और ये जो 2,4 DNPH डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन होते हैं, ये ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं, ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखना है अब इस बात को यहां पे। हाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड। कोई भी और कंपाउंड और दूसरी तरफ आ जाए, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसमें 2,4 DNPH डालें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा और ऑरेंज कलर का येलो ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा हमेशा। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रिएक्शन के साथ, इन्हें आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4 DNPH एंड गिव ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों रिएक्ट करेंगे, ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे, 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा दोनों का। इसलिए आपस में तो फर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी दुनिया के तमाम फंक्शनल ग्रुप से हम इसका फर्क कर सकते हैं, क्योंकि 2,4 DNPH किसी और फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन नहीं करता इस तरह। ठीक है, जिसमें वो येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाए। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are distinguished from other compounds by 2,4 DNPH test। इसे कहते हैं 2,4 DNPH टेस्ट। ओह, कहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर कंपाउंड्स बाय 2,4 DNPH टेस्ट। और 2,4 DNPH टेस्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है? येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अलावा आपको अमोनिया डेरिवेटिव्स के ये नाम पता होने चाहिए, ये कौन कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव है, और आप किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ एल्डिहाइड या कीटोन की दस्ती प्रोडक्ट देख के आइडेंटिफाई कर सकें। और आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकें, जब आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बनेगी, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये किस रिएक्टेंट से बनी है। ठीक है, आप रिएक्टेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मुझे एक बात कौन बताएगा, हमने कहा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स and alcohols selected only acid aldehyde, only methyl ketones, and alcohol in which carbon attached to OH contain methyl group. Give iodoform test। भाई मुझे ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं दे रहा? मैं कहता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसे भी तो देना चाहिए। C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 इसमें भी अटैच है, कौन बताएगा? सर जी सर क्योंकि हम उसमें अल्कली ऐड करते हैं और ये एसिड है, उसके साथ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? आयोडीन एंड अल्कली। हम जब NaOH या Na2CO3 ऐड करेंगे तो एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा 4E, और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन 10⁻³ सेकेंड्स में हो जाता है, जबकि दूसरा एक ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें इसने ऑक्सीडाइज होना है, आधे ने कार्बोक्सिलिक एसिड में, आधे में जो है वो सब्सटीट्यूशन होकर हाइड्रोजन की जगह आयोडीन ने आना है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं, फौरी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, चलें यहाँ पे एंड करते हैं। भाई समझ आई हैं आज की बातें? सर जी, जी बोलें, कोई सवाल है तो। सर जी, समझ नहीं आ रही बात, क्या कह रहे हैं? भाई वो जो लेक्चर जो पीछे रिकॉर्ड हुए हैं वो आज रिकॉर्डिंग के लिए, एडिटिंग के लिए ले गए हैं आपके,
वो कल सर ये मेहरबानी बेटा होगी। मैंने आज ही कहा है, मैसेज आप लोगों के भी आ रहे थे, आज वो लेके चले गए हैं एडिटिंग के लिए, वो कल तक या कल तक जो है वो अपलोड हो जाएंगे एडिट होके, ठीक है। चले गए हैं वो, कॉपी करके ले गए हैं। आज ही अभी जब मैं आया था, थोड़ी सी क्लास भी लेट की थी इसी वजह से, क्योंकि वो कॉपी वगैरह कर रहे थे लेक्चर। हाँ, एक सवाल मैंने कल और सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर भी इसी तरह ही होंगे लाइन, या वो भी रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर देंगे? बस वो यहीं पे रिकॉर्डिंग होगी, कुछ लाइव करेंगे, जो लाइव होगा वो भी रिकॉर्डेड होगा और उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ बगैर रिकॉर्डिंग के नहीं होगी। अच्छा, जी आपको सर, सर थैंक मेरा यू एक सर। क्वेश्चन है जी जी बोलें। सर, हाइड्रोजन के बारे में आपने क्या बताया था? किसके बारे में? हाइड्रोजीन के बारे में मतलब आपने कुछ बताया था जब आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन के बारे में बता रहे थे। मैंने कहा था ये ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जो होता है, और इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश, ये रिएक्शन यूज किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए अदर कंपाउंड से। क्योंकि जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डालेंगे, वो ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एज अ प्रोडक्ट बनाएगा और उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, हमें पता चलेगा रिएक्शन हो गया है, ठीक है। So this ठीक है reaction is सर। आप used to distinguish between aldehyde and ketone from other compounds. जी। सर हाइड्रोजीन का आप वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं? हाइड्राजीन का या 2,4 जी सर। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का? सर हाइड्रोजीन का ही लिखते हैं। हाइड्राजीन होता है NH2 NH2। जी। तो सर 2,4 डाइनाइट्रो में कैसे ये आएगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में क्या होगा भाई, NH2NH, एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल रिंग आएगी और इस फिनाइल रिंग की 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। अब नाइट्रो ग्रुप की सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, बेंजीन की वजह से भी इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो जैसे ही इसका प्रोडक्ट बनेगा वो इतने लार्ज साइज का हो जाता है कि वो सॉलिबल नहीं रहता, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट उस वक्त बनेंगे जब सॉलिबिलिटी नहीं होगी, आगे सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, मैंने एक सवाल कल आपको भेजा था, मुझे 40 50 60 कितने मेंबर हैं ग्रुप में, मैंने तो कभी देखे नहीं है, इतने सारे मेंबर्स की मौजूदगी में कोई एक ने उसका जवाब या रिस्पांस नहीं किया कि क्या उसका आंसर होना चाहिए भाई, क्यों? MD कैट NumD कैट, कितने लोग हैं इसमें? 80 90 मेंबर्स NumD कैट में, और कोई 30 40 MD कैट में भी हैं, 100+ लोग मौजूद हैं भाई, क्यों ऐसा क्यों है? सबको समझ आ गया है कि क्या होना चाहिए उसका आंसर? क्वेश्चन क्या था सर जी? बेटा क्वेश्चन ये था कि एक रिएक्शन दिया हुआ था, उसके Kc की वैल्यू दी हुई थी 4। मैं फिर एक दफा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक सवाल था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन है A+2B गिव C+5/2D, ठीक है। Kc क्या है? 4 है। अब रिएक्शन है 2C प्लस 5D गिव 2A plus 4B. What is Kc of reaction? 0.25, 0.063, 2.0, 8.0, E ऑप्शन भी है 16। हाँ जी, ये सवाल है, क्या कहेंगे कोई अक्लमंद इंसान? आज सोल्व करके भेज देंगे सर, कि क्या कह रहे क्वेश्चन हैं? आज देखा। चलें अभी जवाब बता देना, MCQs है आपके पास, आधा मिनट है 1 मिनट है, आप आंसर बताएं अभी।
बचत समझ लें, अब इसीलिए शेयर किया था क्योंकि ये एक नई चीज़ है, ये एक नई टाइप का सवाल मिला है, इसलिए आप लोगों से शेयर किया। देखें, इस सवाल को फिलहाल यहाँ छोड़ दें, मेरी बात ज़रा समझ लें पहले। इक्विलिब्रियम तो आपने समझा है, लेकिन आप इक्विलिब्रियम की रूह को नहीं पहुंच सके। N2 प्लस H2 टू गिव NH3, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। मैं सादी सी रिएक्शन से शुरू करता हूँ, भाई सुन रहे हो ना सारे? मैं जी कहता सर। हूं इस रिएक्शन का Kc है 5, सपोज कर रहा हूं मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। अब मैंने कर दिया 2N2 प्लस 6H2 गिव 4NH3, बताओ Kc क्या होगा? पहले मुझे ये जवाब दो। हाँ जी बच्चों, Kc क्या हो जाएगा? N क्या हो जाएगा? कौन बोला है? सर हाँ भाई, 10 हो जाएगा। सिर्फ 10 कह रहे हो? 10 हो जाएगा, और कोई? सर 25। 25 हो जाएगा आप कह रही हैं। कामरानुल हक क्या कहते हो? फिर सेम रहेगा। सेम रहेगा? खुदा खौफी करो, मैंने टेबल बना के बताया था कि किस चीज से केसी की वैल्यू इफेक्ट होती है जब कैसे इक्विलिब्रियम। सेम रहेगा सर जी? एक मिनट सब्र करो। अब जिस वक्त इक्विलिब्रियम का टॉपिक वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया, आज भी जाके सुने, एक टेबल ड्रॉ किया था बोर्ड पे कि सिर्फ इन चीजों से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है और केसी की वैल्यू ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये बात डिस्कशन क्लास में भी बताई, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बताई, टेबल ड्रॉ करके उसमें भी लिखी कि केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होनी है, बाकी किसी फैक्टर से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये बात बताइए आप लोगों को कि केसी ओनली चेंज बाय टेम्परेचर, मालूम है ना ये बात? कंसंट्रेशन से केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देख लेते हैं क्यों नहीं पड़ता। यहां इक्विलिब्रियम क्या होगा? ऊपर वाले रिएक्शन में अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3। ये ऊपर वाले रिएक्शन का केसी है। नीचे वाले रिएक्शन का केसी लिखूं तो क्या होगा? अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 4, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 6। क्या फर्क आएगा अगर मैं यहां 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, या कहीं पे भी कोई वैल्यू, और मैं कर दूं 4 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या वैल्यू चेंज हो जाती है? आंसर तो वही आएगा। कंसंट्रेशन डबल कर दें, 10 टाइम बढ़ा दें, जितना प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसी रेशो से रिएक्टेंट के भी मोल बढ़ गए, आंसर तो हमेशा सेम आएगा। भाई 2/4 का आंसर भी वही आना है, 4/8 का आंसर भी वही आना है, या अलग अलग आना है? तो केसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके 2 मोल थे 4 हो गए, तो भाई इनके भी टोटल मिला के 4 मोल थे, ये भी तो 8 हो गए। तो नो इफेक्ट ऑन केसी। एक बात समझ लिया आपने? समझ आई है ये बात? ये वैसे आपको पहले भी बताई गई है, लेकिन आप थोड़े से दिमाग को इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली बात पे आ जाते हैं। मैंने लिखा N2 प्लस H2। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं जैसे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, हालांकि ये बातें आपको मुझे खुद बतानी चाहिए। मैं कहता हूं Kc 5 है। अब मैं लिख देता हूं NH3 और N2 प्लस 3H2। Kc क्या होगा? अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन लिख देता हूं तो Kc क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। क्यों 5 रहेगा? अगर मैं पहले रिएक्शन का Kc एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 इंटू N2 ओवर H2 रेज टू पावर 3 होता है। अगर मैं दूसरे रिएक्शन रिवर्सिबल के लिए लिखता हूं तो N2 इंटू H2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय अमोनिया की पावर 2 हो जाता है। इसका मतलब है रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। अगर पहले रिएक्शन का Kc 5 है तो दूसरे का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। उसको उलट कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट की जगह आ जाएगी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह आ जाएगा प्रोडक्ट। ये हो जाएगा 0.2।
ऐसा ही है ना, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया, तो उसको उलट कर दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएंगी, उसका रेसिप्रोकल उसका उलट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 केसी है तो 1/5 हो जाएगा, अगर 4 है तो 1/4 हो जाएगा, केसी की वैल्यू ये हो जाएगी। समझ आई है बात? ये सामने हमारे मौजूद है, अमोनिया ओवर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अगर इसके लिए लिखूंगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ओवर अमोनिया उसके उलट है, तो ये केसी हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों को इस सवाल पे अप्लाई कर लें जरा। जो सवाल था, किधर गया वो सवाल, ये रहा। सबसे पहले देखें, a प्लस बी गिव सी प्लस डी, यहां है c प्लस डी गिव a प्लस बी, रिएक्शन उलट कर दिया है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन डबल कर दी है, a के 2 मोल, b के 4 मोल, c का 1 था 2 मोल, 5/2 2.5 थे, इसके 5 हो गए। भाई कंसंट्रेशन से तो केसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, अनइफेक्टेड बाय चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। अब रह गया फॉरवर्ड रिएक्शन का केसी 4 है, तो रिवर्स का क्या होगा 1/4, एंड 1/4 इज 0.25, ये होगा इसका आंसर। समझ गए? अब कोई भी रिएक्शन अगर आ जाए और उसका केसी गिवन हो और कहा जाए व्हाट इज द केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो 1/केसी कर देना है और आंसर चूज कर देना है उसका। ठीक है, बाकी कंसंट्रेशनें डबल कर दें, बाकी प्रेशर व्रेशर ये वो सारे फैक्टर चेंज करें, केसी की वैल्यू रिमेन सेम। केसी ने अगर चेंज होना है तो सिर्फ टेम्परेचर के साथ होना है, बस ओनली टेम्परेचर चेंज द वैल्यू ऑफ केसी, बाकी सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर उधर भगाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है बात?